नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के लिए मैथ एनसीईआरटी चैप्टर वाइज कंसेप्ट के साथ पूरा कवर करा रहा हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का चौथा सवाल को देखा था। इस वीडियो में हम लोग 5वें, 6वें और 7वें प्रश्न को देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि एक बार में जो हम पढ़े कंसेप्ट के साथ पढ़े और आपको समझ में आ जाए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को। तो 5वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो 5वां प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें क्या करना है कि हमें यह जानना है कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 6 के पावर n है, 6 के पावर n, क्या इसका जो इकाई का अंक है उसमें 0 आ सकता है? क्या इसके n की जगह पर अगर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें तो जो इसकी वैल्यू आएगी, क्या उसकी इकाई के अंक में 0 प्राप्त होगा? यही हमें चेक करना है। तो पहले समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट को। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो क्या हम 6 के पावर अगर कोई प्राकृतिक संख्या रखें तो क्या जो मान आएगा उसके अंत में इकाई के स्थान पर क्या 0 आएगा? यह चेक कर लेते हैं। तो अगर हम n बराबर 1 रखें, n बराबर क्या रखें? 1 रखें, तो इस कंडीशन में 6 के पावर क्या हो जाएगा? 1, तो आ जाएगा आंसर 6। ठीक। अगर हम n बराबर क्या रखें? 2, तब क्या आएगा आंसर? 6 के पावर 2, मतलब 6 इंटू 6 36 आएगा। अगर 6 के पावर हम 3 रखें तो यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, कितना आ जाएगा? 36, 36 का 18, 19, 20, 21, 216 आ गया। अगर ऐसे ही हम रखें तो इतने से ही हम जांच करें कि अगर हम प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं 6 के घाते अगर कोई संख्या रख रहे हैं तो देख रहे हैं इकाई के अंक में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इस प्रकार से भी हम जांच कर सकते हैं कि n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n के इकाई के अंक में 0 प्राप्त नहीं होगा। या हम इसको दूसरे एक मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे छोटी संख्या आप बताइए जिसके इकाई के अंक में क्या हो? 0 हो, तो वह है 10। 10 से कोई छोटी संख्या नहीं है जिसके इकाई के अंक में क्या है? 0 है। तो जो 10 को हम देख रहे हैं कि वह किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से और 5 से। यानी कि वह जो संख्या होगी जिसके लास्ट में 0 होगा वह 6 यानी 2 से और 5 से डिवाइड होगा। तो अगर यह 6 के पावर n है, यानी हम लिख लेंगे कि जिस संख्या के इकाई के अंक पर 0 होगा वह 2 और 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्योंकि 10 बराबर क्या होगा? 2 गुणे 5, उसमें यानी कि 2 गुणे 5 जरूर आएगा। 2 और 5 फैक्टर जरूर इसमें होंगे। अब अगर हम 6 के पावर n है तो अगर 6 के पावर n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 के पावर n। तो क्या यह इसमें 5 आया? तो 5 नहीं आया। तो
तो इसका मतलब यह है कि 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, नहीं है। अतः 6 के पावर n के अंत में या इकाई के अंक पर शून्य नहीं होगा, यानी अंत में क्या है, शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो आपको जितना मैंने बताया समझ में आ गया कि नहीं? यानी हमें बस यही प्रूफ करना था कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या n है तो क्या 6 के पावर अगर n रखें, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें, तो क्या उसका जो अंत है, इकाई का अंक है, क्या वह शून्य मिलेगा या नहीं। तो हमने इसको दो मेथड से देखा, दोनों मेथड से देख रहे हैं कि जो 6 के पावर n के किसी भी मान के लिए जो इसका इकाई का अंक होगा वह शून्य नहीं होगा। अब आइए इसके छठे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या, हमें इसकी व्याख्या करना है। तो आपको मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या तो वे संख्याएं जो अपने एक के अलावा और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं 4 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा? 1 से विभाजित होगा, 2 से और 4 से। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 4 है वह 1 से विभाजित हो रहा है और 4 के अलावा यानी 1 और स्वयं के अलावा 2 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं 6 को। 6 क्या है? यह 1 से भी विभाजित होगा। 1 तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, 1, 2 से, 3 से और 6 से। तो 1 और स्वयं के अलावा हम देख रहे हैं कि 2 और 3 से भी यह विभाजित हो रहा है। ऐसे ही अगर 8 को हम देखें तो 1 से, 2 से, ठीक है, 4 से और 8 से विभाजित हो रहा है। तो ये संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते अभाज्य संख्याएं की। अभाज्य संख्या की तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जो अपने यानी स्वयं और 1 के अलावा और किसी भी संख्या से न कटे, तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जैसे 2 क्या हो गया? अब या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। तो सबसे छोटी पूछा जाए कि भाज्य संख्या क्या है, तो वह 2 है। अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और 3 को देखते हैं, यह भी 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 5 यह 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके फैक्टर कितने हैं? सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और स्वयं है। लेकिन भाज्य संख्याओं के कम से कम कितने फैक्टर हैं? 3। तो यानी कि अगर हम इसके 3 फैक्टर को प्राप्त कर लें तो यानी कि ये भाज्य संख्याएं होंगी। मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ पूरे कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। तो जितना बताया मैंने समझ में आया कि नहीं, कि भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा संख्या क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो अब इसमें कॉमन क्या है? 13 कॉमन है। ठीक है, 13 क्या है? कॉमन है। तो बचेगा क्या है यहाँ पर? 7
गुणे 11 और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, पहले इस संख्या को कर लेते हैं। तो अब क्या है, अब यहाँ पर अगर इसको हम मान लें a, क्या मान लें, a मान लें, तो a बराबर यह हो गया। ठीक, तो अब 13 गुणे कितना हो जाएगा, 77, 77 प्लस 1, तो 13 गुणे कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें 78 का, तो कितना हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, यह कितना हो जाएगा, यह 13, यानी 13 इसको क्या लिख सकते हैं, 13 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, यह 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो यह संख्या है इसके कितने, यानी कि अगर कोई संख्या a मान ले इसको, तो a को हम देख रहे हैं, a का जो फैक्टर है वह क्या है, गुणनखंड है, वह 13 गुणे 13 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि इसके जो गुणनखंड है, फैक्टर है, वह 2 से अधिक है। तो इसका मतलब क्या है, यह भाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 7 या a संख्या के फैक्टर 2 से अधिक हैं, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 गुणे 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 से अधिक इसके फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो यह संख्या है यह भाज्य संख्या है। अब आइए इसको हम लोग करते हैं कि यह जो संख्या है क्या यह भाज्य है या अभाज्य। तो देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन ले लिए। बचा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3, ठीक है, गुणे 2, और 1 का मान तो वही रहेगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, और 24 में हम 6 का गुणा करेंगे, तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 13 14 हो जाएगा, 144। फिर किसका गुणा करेंगे, 7 का, 7 चौका 28, फिर 7 चौका 28, 29 30, 7 3 10। तो क्या आ गया, 5 1008 प्लस 1, ये हो गया। तो 5 गुणे 1009, यह हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसको भी अगर हम मान ले, कोई भी नंबर a माने थे, इसको b मान ले। ठीक है, b, तो b को हम देख रहे हैं कि जो संख्या है यह b से तो डिवाइड होगा ही, यानी स्वयं से डिवाइड होगा, 5 और 1009 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो यह संख्या है यह क्या है, भाज्य, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। तो जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं तो उसके क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए इस जो प्रश्नावली है इसका आखिरी सवाल को देखते हैं। तो इस चैप्टर का जो आखिरी सवाल है काफ़ी अच्छा है, और ऐसे जो है कि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से और कंसेप्ट के साथ इस प्रश्न को मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पहले जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है हम उसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है और कैसा है, वृत्ताकार है। तो इस टाइप से एक हम वृत्त बना देते हैं। तो क्या करना है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। सोनिया
सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। जैसे अगर यहाँ से मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, यहाँ से सोनिया दौड़ना प्रारंभ करती है तो 18 मिनट बाद पुनः ए वाले बिंदु पर आ जाती है। फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और रवि को कितना समय लगता है? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 12 मिनट। यानी कि रवि तेज दौड़ रहा है। तो फिर बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अगर यहीं पर अब सोनिया भी और रवि भी दोनों एक साथ अगर मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में चले तो पहले ए बिंदु पर कौन आएगा? रवि। तो कितने समय बाद सोनिया और रवि पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे? तो ऐसे प्रश्नों का हम क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 18 और 12 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का लस। तो या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दें, वैसे ही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब 18 और 12 का कितना हो जाएगा? यह 2 से करते हैं 9, 6, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 9 कटेगा नहीं, 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 1। तो लसा क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, 3 12 3 36। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि वे कितने, यानी कि अगर एक स्थान से अगर ए से ही साथ में चलना और साथ यानी एक ही डायरेक्शन में प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक अवस्था में मिलेंगे? तो लिखेंगे कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करा दिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न को भेज करके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।